हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्श एजुकेशन। प्यारे बच्चों, हम करने वाले हैं क्लास 9th में सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को। तो प्यारे बच्चों, ये जो मिड टर्म के एग्जाम के लिए जो आपका सैम्पल पेपर 2023 का है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि आपका जो पेपर है प्यारे बच्चों, उससे पहले इस पेपर को जरूर देख कर जाएँ, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक आपका पेपर नहीं होगा आपको बहुत सारे ऐसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले सैम्पल पेपर को देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके जाते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी आपकी अच्छी है। ठीक है, किसी के बहकावे में मत आइए प्यारे बच्चों। ये आपका जो टाइम है, गोल्डन जो टाइम है, आपको आप इसको क्या है पढ़ाई में लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। प्यारे बच्चों, आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जहाँ पर पूछा नहीं है। तो जब इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ा होगा पालमपुर की गांव की कहानी, तो उत्पादन के कारक में आपने देखा होगा भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इन सब सारी चीज़ों को यहाँ पर आपने देखा। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है, तो जब भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन डी आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, और जो इंग्लिश की में है, इंग्लिश में भी आप इसी तरह देखते चले जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। आपको क्या करते हैं कि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत करके आते हैं। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ना है। ठीक है, कर पाएंगे आप। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या करा बच्चों कि मेरे मित्र यानी कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। बताइए वह कौन सा देश है। देखो, इसमें प्यारे बच्चों आपसे पूछा क्या है, ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट में पूछा है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपने देखा है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो देश है जो भारत की सीमा से नहीं लगता है। भूटान लगता है, बांग्लादेश लगता है, नेपाल लगता है। लेकिन यहाँ पर तजाकिस्तान जो है ये भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो आपको यहाँ पर पूछा है नहीं। आप ऐसे चीज़ों को जरूर पढ़ना। तो आपको क्या करना है, बी को सही कर देना। आप झटके से देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, आपको ये करके आ जाएंगे, आपका पेपर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को इंग्लिश में भी आप इसी तरह चेक कर लेंगे बच्चों। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत जोरदार वीडियो मिलने वाली है आगे आने टाइम में। ठीक है, यानी सारे सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो पेपर बहुत अच्छा होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जितने ज़्यादा आप इसको लाइक और शेयर करेंगे, आपको उतनी अच्छी वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ऐसे ही पेपर कराया जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको अंडरलाइन कर लेना है कि जिससे पेपर देते समय आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे, तो भीमराव अम्बेडकर भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है, जयपाल सिंह भी थे। यहाँ पर बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो ये नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए इंग्लिश में भी देख लेंगे बच्चों, और क्वेश्चन 4 को देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए 4 क्या करा कि गलत मिलान आप की पहचान करना, यानी कि आपको जो मिलान में गलत है उसको आपको पहचान करना है। ठीक है, अब बात क्या है कि रोबेस्पियर क्या था, एक शासक था। देखिए इसमें क्या दे रहा बच्चों कि जो रोबेस्पियर था ये शासक भी था, लुई 16वां भी शासक था, जॉन लॉक ये शासक नहीं था बेटा, ये दार्शनिक था। ठीक है, नेपोलियन भी एक शासक था। तो आपसे पूछा कि जो गलत मिलान है आपको वहाँ पर टी लगाना है। तो चौथे का आपका हो जाएगा, चौथे का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन 5 पे देखेंगे, हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट से है कि 1794 तक फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी। आपको बताना है, आपने जो पढ़ा होगा कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था, बुर्बो राजवंश का था, या टाइल और टाइड जो करते हैं, इन सबको जरूर पढ़ के जाना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है बच्चों, आप पढ़ेंगे नहीं आप गलत करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, क्योंकि वह मुद्रा कौन सी, लिब्रे थी। ठीक है, बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर तो जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, इन दोनों में से क्वेश्चन एक जरूर आएगा बच्चों, आप जरूर पढ़ के, टाइल और टाइड। टाइल और टाइड जो दो करते हैं आपको पढ़ के जाना है, जोरदार वीडियो होने वाली है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन क्या है कि टाइल से आप क्या समझते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं कि सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। जो टाइल था ना, ठीक है, तो ये राज्य के द्वारा लगाया जाने वाला कर था। ठीक है, जो तीसरे स्टेट को देना पड़ता था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यही टाइल के बाद अगर टाइड पूछ दे तो टाइड में क्या हो जाएगा, ठीक है,
टाइल के बाद अगर आपको टाइल पूछ दे बच्चों तो ये चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था। तो टाइल और टाइल दोनों को जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बस आपको ध्यान देना बच्चों कि ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे दो स्टेटमेंट देंगे आपको, एक संकल्पना होगा एक कारण होगा। दोनों को पढ़ना, दोनों को पढ़ के देखना है कि दोनों में से दोनों सत्य है क्या। अगर दोनों सत्य है तो आपको देखना है कि जो कारण है ये संकल्पना की व्याख्या करता है क्या। अगर व्याख्या करता है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। दोनों को पढ़ के देखना है दोनों सत्य है क्या। चलिए देखते हैं। चलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतराल है, बिल्कुल सही है। ये जो आप भारत का मैप देखते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश है इधर गुजरात है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या 2 घंटे का समय अंतराल होता है। तो ये आपका क्या है संकल्पना सत्य है बच्चों। आगे क्या है कि भारत का मानक समय रेखा का जो मान है 82.5 है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको ऑप्शन पढ़ के समझ के आंसर देना है। देखिए दिया है संकल्पना स अकार दोनों सही है, अकार संकल्पना की सही व्याख्या करता है तो आपको ए कर देना है। अगर व्याख्या नहीं करता तो बी कर देते हैं। अगर इनमें से कोई एक गलत होता है तो या तो सी करते हैं या तो डी करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्यार बच्चों, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। देखिए इसमें बताया है कि लोकतंत्र की कौन सा पक्ष में, सॉरी लोकतंत्र के पक्ष में पूछा है, यानी कि आपके पॉलिटिकल का चैप्टर फर्स्ट है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला है कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते, बिल्कुल सत्य। लोकतंत्र में सबको क्या फ्रीडम होती है। अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छे से सुलझाते हैं, ये भी सही है। आपने देखा कि लोकतंत्र में क्या है सभी की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है और इसमें टकराव होने की संभावना काफ़ी कम होती है। तीसरा है कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, ये भी सत्य है। तो जब सारे कथन सत्य हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी फिर उसी प्रकार से आ गया बच्चों। तो इसमें देखते हैं दोनों कथन को हम पढ़ते हैं कि क्या है कि जिस देशों के पास संविधान है वे देश लोकतांत्रिक हो या यह जरूरी नहीं। प्यारे बच्चों बिल्कुल सत्य है कि जो देश जिनके पास अपना संविधान है कोई जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक ही हो, राजतंत्र भी होते हैं, ठीक है, ये सत्य है। संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही जोरदार है, इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा 18वीं शताब्दी में फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। तो पहले में चर्च था, दूसरे में कुलीन वर्ग थे, तीसरे में क्या थे आपके मजदूर व्यापारी, सारे लोग तीसरे स्टेट में थे। और ऊपर के 2 आपके स्टेट को क्या है जन्म से ही विशेषाधिकार था और सारे जो टैक्स था वो तीसरे वर्ग को देना पड़ता था, ठीक है। तो ये सभी पढ़ के जाएं, आप पेपर अच्छा करके आओगे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। फिर देखना कि गाँव में मौसमी बेरोजगारी बहुतायत पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। आपने देखते हैं कि कुछ महीने उनको काम मिला रहता है, बाकी टाइम पे वो बैठे रहते हैं। कारण क्या है, कृषि पर आश्रित होने के कारण कई लोगों को कई माह बेरोजगार बैठना पड़ता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। बहुत सारे लोग गांव में क्या है कृषि पर ही आश्रित रहते हैं, कुछ समय काम मिलता है, बाकी टाइम में वो बैठ के बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं बच्चों। 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कानून के द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित किया है। अब ये इसको पढ़ने के बाद आपको बताना है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन 12 का हो जाएगा यहाँ पर सी, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ये उनकी योजना थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 में आपको करना है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना प्यारे बच्चों। तो ये पालमपुर की है, पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है। तो पालमपुर में जो प्रमुख आर्थिक क्रिया थी वो क्या थी, कृषि थी प्यारे बच्चों, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। पालमपुर में आर्थिक क्रिया जो है कृषि है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखना है। तो रेखांकित तथ्य को आपको पढ़ के इसके बारे में पढ़ के आपको वाक्य को सही करना है, क्योंकि ये वाक्य गलत है बच्चों, इसमें सुधार करना, ठीक है। चलिए देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक की रचना पुरुषों ने की। तो यहाँ पर पुरुषों ने नहीं किया है, इस पुस्तक की जो रचना है ये किसने किया है आपको बताना है, मॉन्टेस्क्यू ने किया है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस पुस्तक की रचना जो है मॉन्टेस्क्यू ने किया है प्यारे बच्चों, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं।
15 में आपको बताना है सत्य असत्य। जो ये सेंटेंस दिया है ये सत्य है या असत्य है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल की पैदावार करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों, इसको आप ये लिख लेंगे या तो आप लिख लेंगे ये सत्य है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया होगा आपने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया बच्चों, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जब तक आप सैंपल पेपर देख के नहीं जाते हैं आपको आइडिया नहीं लगता बच्चों कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और बताइए कि संबंधित व्यक्ति रोजगार में है या बेरोजगार है। देखो आपको पढ़ना फिर बताना कि व्यक्ति रोजगार में है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिनेश दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर है, वह प्रत्येक दिन 150 रुपये कमाता है। देखिए वो प्रतिदिन 150 रुपये कमाता है, जबकि प्रचलित दैनिक मजदूरी उसकी आय से अधिक है। अब देखो वो 150 रुपये कमाता है, उसको इतना 150 रुपये दिया जाता है, लेकिन जो दैनिक मजदूरी निर्धारित किया गया वो 150 से ज़्यादा किया गया है, तो यानी उससे पैसे कम मिल रहे हैं। तो उस स्थिति में अगर देखे जाएंगे तो ये क्या है, बेरोजगार है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 16 का आंसर क्या लिखेंगे, बेरोजगार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे बेरोजगार। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेरोजगार लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, बेरोजगार। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके बाद एक पारिभाषिक शब्द लिखना है। ठीक है, ये परिभाषा दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद आपको एक इसकी परिभाषा जो होगी वो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम सभी ऐसा आचरण करें कि जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। ठीक है, यानी हमको क्या है, किसी एक दूसरे को किसी से कमतर नहीं मानना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखते हैं। इसमें कहा गया कि हम तभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। अब परिभाषा के रूप में इसमें लिखना क्या है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आप लिख सकते हैं जैसे इस प्रकार से। तो ये आपको क्या है, बंधुत्व की भावना हो सकती है, यानी कि हम जैसे अपने परिवार से साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसे दूसरों के साथ करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व लिख सकते हैं आप। ठीक है, या समानता लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसमें समानता जो लिख लेंगे, बंधुत्व या समानता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 18 को देखिए। इसमें दिया है रिक्त स्थान को भरना है कि अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई किसने किया था। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो अगुवाई किया था जनरल परवेज मुशर्रफ किया था। तो इनको लिखेंगे आप, जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि महिमा मालाबार तट पर है, वह इस बात को लेकर दुविधा में है कि वह पूर्वी तटीय मैदान पर है या पश्चिमी तटीय मैदान पर है। देखिए ये भारत का दक्षिण भारत का एरिया, तो ये आपका पूरब हो गया, पश्चिम को था। वो उत्तर कन्फ्यूजन में है, वो इस एरिया पे है, यहाँ पर है बच्चों। तो वो कन्फ्यूजन में है कि पूर्वी तट पे है या पश्चिमी तट पे है। तो आपको लिखना क्या है, इसका आंसर लिखना है कि वह क्या है, पश्चिमी तट पे है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ये है। ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर कि वह पश्चिमी तटीय मैदान पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। समानता से आप क्या समझते हैं, न्याय शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ से न्याय से देख लेना है परिभाषा कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जब न्याय देते समय इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये न्याय के बारे में लिख लेंगे और समानता के बारे में पूछा था। ठीक है, कानून की समझ सभी लोग समान हैं, पहले से चली आ रही असमानताएं समाप्त की जाएगी। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का आंसर आप लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने 1 नंबर की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 तक हमने कंप्लीट किया है बच्चों। अब यहाँ पर करना क्या है कि जो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21, मानव पूंजी क्यों महत्वपूर्ण है। मानव पूंजी क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे मानव पूंजी के बारे में। ठीक है, कि मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मानव पूंजी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी के जो क्या करते हैं, कोई मशीनरी हो गई या कुछ भी या कोई निर्माण करने के लिए मानव पूंजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। जो आप जानते हैं कि कोई मशीनरी को चलाने के लिए मानव की जरूर आवश्यकता होती है, इसलिए मानव पूंजी क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन 22 देखेंगे कि भारत की स्तर सीमा रेखा का विस्तार आपको बताना है। तो भारत की स्तर सीमा का जो विस्तार है ये आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये आपकी भारतीय सीमा का स्थल विस्तार है, ये लिखेंगे, ठीक है। और 23 क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के विपक्ष में एक तर्क देना है, यानी आपको बताना है कि लोकतंत्र में कमियां क्या हैं। आप लिख सकते हैं कि बहुत सारी कमियां हैं, कोई एक लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में फैसला लेने में देरी होती है, ठीक है। और भी कुछ लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगला है बेरोजगारी क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बेरोजगारी को परिभाषित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बेरोजगारी के बारे में कि वह दशा या स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता, उसे हम कहते हैं बेरोजगारी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। समाजवाद से आप क्या समझते हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ पर लिख लेंगे कि समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन के लिए निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं समाजवाद बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों कि सिंधु नदी तंत्र की किसी एक नदी का नाम लिखना। तो बहुत सारी नदियाँ किसी के बारे में लिख सकते हैं आप, जैसे सतलुज नदी हो गया, झेलम नदी हो गया, रावी नदी हो गया, ठीक है। सतलुज, रावी नदी, झेलम नदी, ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं प्यारे बच्चों, किसी एक नदी के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का अथवा है कि नर्मदा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है। तो ये प्रायद्वीपीय नदी का एक हिस्सा है, आप इसे लिखेंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या 27 क्वेश्चन दिया कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर पार्ट ए को कर लिया खंड ए में, और खंड ख से जो भी सारे क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आगे सारे क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट नहीं मिल पाएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि इस टाइप से वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख लिया तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाली है। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल दर्श एजुकेशन को सब्सक्राइब करिएगा।